अगर मुझे ये चेक करना है कि आप एक मॉडर्न पाइथन डेवलपर हो या नहीं, तो मैं सबसे पहले आपसे मैच केस के बारे में पूछूंगा। और ये जो मैच केस है, ये पाइथन में एक एडिशन है जो पाइथन 3.10 के ऑनवर्ड्स लाया गया था। और इस मैच केस के एडिशन ने पाइथन को बहुत ज्यादा और इनफैक्ट और ज्यादा मजबूत और यूजफुल बना दिया है। तो यार चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताऊंगा आपको कि क्या है ये मैच केस जो पाइथन को इंप्रूव करने के लिए लाया गया था और किस तरीके से ये काम करता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार आ चुका हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इनफैक्ट अपने डे 17 के नोट्स पर। तो देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है कि अ मैच केस इज यूज्ड फॉर मल्टीपल कंडीशन चेकिंग सिमिलर टू इफ एल्स एल्स। तो हाँ, मैच केस से हम जो सारा काम करेंगे वो सारा काम इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट से भी किया जा सकता है और डेफिनेटली किया जा सकता है। बट क्यों हम कुछ केसेस पर मैच को प्रेफर करेंगे, क्यों कुछ केसेस पर इफ एल्स स्टेटमेंट को पीछे रख दिया जाएगा, वो भी आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि जो सारा काम हम मैच केस से करेंगे ना, वो सारा काम इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट से डेफिनेटली हो सकता है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि आप में से अगर कोई लोग जावा, सी या सी प्लस प्लस से आ रहे हो, तो जिस तरीके से जावा, सी प्लस प्लस में स्विच केस होता है, उसी तरीके से पाइथन में मैच केस होता है। जो सारा काम हम स्विच केस से कर सकते हैं, वो सारा काम हम मैच केस से कर सकते हैं। जो फॉर्मेट स्विच केस का होता है, वो ऑलमोस्ट, ध्यान रखना, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट मैच केस का होता है। अब मैंने ऑलमोस्ट सेम बोला है, एग्जैक्टली सेम नहीं बोला। अब क्यों ऐसा मैंने बोला है, ये भी बताऊंगा, बट अभी के लिए यार आप यहाँ पर आओ। यहाँ पर मैंने एक सैंपल कोड लिखा हुआ है, मैं इसको रन करके दिखाऊंगा और इसको रन करने के बाद आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक सिंटेक्स भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से मैच केस को डिफाइन किया जाता है, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से केसेस को लिखा जाता है। बट स्टिल मैं पहले यहाँ पर आऊंगा और VS कोड पर आकर कंट्रोल एंड कंट्रोल एस, और मैं यहाँ पर इसको सेव करूंगा day17.py के नाम। अब मैं इसको रन करूंगा। रन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें चल क्या है, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 95% ऑफ द चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी इस कोड से, ठीक है? और हो भी जाएंगे यार। देखो, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करा हुआ है डे नाम से, और इसमें मैं यूजर इनपुट दे रहा हूँ। यूजर को मैं ये बता भी रहा हूँ कि यार यूजर तुम एंटर करो एक डे नंबर। एक इंस्ट्रक्शन मैंने और दिया कि 1 से लेके 7 तक एंटर करो, ठीक है? अब यहाँ पर ये वेरिएबल में आ गई कोई वैल्यू। अब मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को मैच कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैच, कौन से वेरिएबल को मुझे मैच कराना है, किस वेरिएबल की वैल्यू को मैच कराना है, उसका नाम यहाँ पर डे। अब मैं कॉलन मार के मारूंगा एंटर। अब ये देखो, बाय डिफॉल्ट 7 केस तो होने ही वाले। मैंने यूजर से बोला है कि 1 से लेकर 7 तक कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है, तो बाय डिफॉल्ट 7 केसेस तो होने ही वाले हैं। तो यहाँ पर हम चेन ऑफ केसेस चलाएंगे। अब आप इन चेन ऑफ केसेस को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे वहां पर होता है ना इफ में, कि इफ एक्स इक्वल इक्वल 1, तो आउटपुट आए ये। उसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखूंगा केस 1। अगर केस 1 है, मतलब अगर डे की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट आए ये। इन द सेम सेंस, अगर 2 है तो ये आउटपुट आए, 3 है तो ये आउटपुट आए, अगर x इक्वल इक्वल 7 है तो ये वाला आउटपुट प्रिंट हो जाए, ठीक है? अब ये जो लास्ट में मैंने लिखा हुआ है ना, केस अंडरस्कोर, इसको हम कहते हैं केस डिफॉल्ट, डिफॉल्ट केस, ठीक है? अब ये मैंने क्यों डिफाइन कर रखा है? अब देखो, कुछ लोग तो होते हैं रूल्स को फॉलो करने वाले, कुछ लोग होते हैं रूल्स को ब्रेक करने वाले। उनकी डेफिनेशन ये होती है कि यार रूल्स आर मेड टू ब्रेक। अब मान लो कि मैंने मैंने तो यहाँ पे बोला है कि यार तुम 1 से लेकर 7 तक वैल्यू एंटर करो। अब अगर उसने 9 एंटर कर दी तो मेरा जो प्रोग्राम है ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा ना। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती अगर आप कोई डेवलपर हो, कि आपका प्रोग्राम कुछ ही वैल्यूज पर कोई आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहा है। ऑल्दो वो वैल्यू जो मांगी गई है उससे बाहर है, बट स्टिल कोई ना कोई आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस होता है कि, और ये डिफ़ॉल्ट केस करता क्या है, अगर इन सातों में से, जो ये 7 केस ऊपर डिफाइन करे गए हैं, इन 7 केस के अलावा कोई वैल्यू आती है, तो यहाँ पर प्रिंट होगा इनवैलिड डे नंबर। अब आप इस डिफ़ॉल्ट केस को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जिस तरीके से वहाँ पर एल्स होता है ना, अ, जिस तरीके से वहाँ पर एल्स होता है, जो रेसिडुअल केस होता है कि अगर कोई वैल्यू मैच ना हो, तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। उसी तरीके से यहाँ पर मैच केस में ये केस डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है? अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ और इसमें मैं लेट्स सपोज़ पहले देता हूँ 1, ठीक है? ये आ गया मंडे। अब ये आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि 1 पर संडे आए, तो आप यहाँ पर इसको संडे कर सकते हो। अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वो आपकी चॉइस है। बट
आपको पहले पॉइंट समझ में आना चाहिए, वो मेन चीज़ है, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया मंडे। अब अगर मैं इसको एक बार और रन करूँ, मैं आपकी बार देता हूँ 5 देते हैं, 5 ये आ गया फ्राइडे। एक बार और रन करता हूँ और अब की बार मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वैल्यू दूँगा, वो आ गया 10। देखो ये आ रहा है इनवैलिड डे नंबर और ये फ़ायदा है। ये बताता है कि हमारा कोड किस तरीके से एरर हैंडलिंग को भी हैंडल कर पा रहा है और उसके हिसाब से बनाया गया है, जो अच्छी चीज़ बताता है। तो इसलिए यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट केस हम लगा देते हैं। ये ऑप्शनल होता है बट हम लगा देते हैं, ठीक है? इसको लगाना मैंडेटरी नहीं है। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक चीज़ वीडियो के शुरू में बताई कि जिस तरीके से जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में स्विच केस होता है, वही लगभग लगभग सेम फॉर्मेट यहाँ पर मैच केस का है। अब वो मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जावा, सी या सी प्लस प्लस में वहाँ पर हमें केसेस को अगर हम चाहते हैं कि एक केस के बाद दूसरा केस ना रन हो, मतलब जिस केस से मैच हो गई, यहाँ पर मैंने वैल्यू दी 5 तो यहाँ पर ये इस केस से मैच हुआ, ये प्रिंट करेगा फ्राइडे, ठीक है? और यहाँ पर ही हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, अगर यहाँ पर बाद में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जावा सी सी प्लस 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 में क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया ना, तो ये नीचे वाले सारे केसेस प्रिंट हो जाएँगे और वो हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करके हमारा प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो जाए। तो वो फ़र्क है इसमें और स्विच केस में जावा है, सी प्लस प्लस है, तो उसमें हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि मैच केस से नीचे की वैल्यूज़ ना प्रिंट हो और यहाँ पर हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो ये है वो डिफ़रेंस जो मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। अब एक चीज़ आप कहोगे कि यार मतलब जब हम सारा काम ये जो मैच केस से कर रहे हैं, वो सारा काम इफ एलिफ एल्स से कर सकते हैं, तो इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? मतलब क्यों ये रायता फैलाया गया है? क्यों हम नई चीज़ को अपनी मेमोरी में इंस्टॉल करें जब एक पुरानी चीज़ से या एक पहले से बताई गई चीज़ से ही वो सारा काम किया जा सकता है। तो उसका बेसिक कारण तो मैं आपको बताऊँगा अभी, लेकिन देखो एक चीज़ तो आपको भी समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा x = 1 ऑन द अदर हैंड अगर मैच केस में मुझे ये कराना है तो मैं केवल 1 लिखकर इसको काम करा लूँगा अपना। 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिखा, आखिर में लिखा डिफ़ॉल्ट मेरा प्रोग्राम तैयार। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा x = 1 तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पर सिंटैक्स आसान है, जिसके कारण सिंटैक्स एरर आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है? तो पहला कारण तो ये बट मैं इस कारण को इतना मतलब नहीं बताऊँगा कि यार इसकी वजह से हमें कोई नई चीज़ पढ़नी पड़े। इसका जो बेसिक कारण है वो ये है, इसको लिखने का ईज़ और इसको यूज़ करने की ईज़। अब देखो, अगर मैं इस पूरे को पहले कमेंट आउट 1 सेकंड इस पूरे को मैं करता हूँ कमेंट आउट और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक अगेन वेरिएबल डिफाइन करा लेटर, उसमें मैं यूज़र इनपुट ले रहा हूँ और यूज़र को कह रहा हूँ यूज़र एंटर अ लेटर, ठीक है? अब यहाँ मैं चेक कराऊँगा वोवेल और कॉन्सोनेंट। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और पहले मैं इसको इफ एल्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैंने यहाँ लिखा इफ मुझे चेक कराना है लेटर कि अगर वो ए हो तो मुझे प्रिंट हो वोवेल, ठीक है? ये हो जाए वोवेल, ठीक है? इस तरीके से हम करेंगे। अब या तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट मारूँ, लाइन्स रेप्लिकेट करूँ। बट इसमें भी एक तरीका ये होता है कि जैसे अगर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट सेम है, काफ़ी सारी कंडीशन पे हमें एक ही चीज़ प्रिंट करानी है, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि और का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं दोबारा लिखूँगा लेटर इक्वल ए ई होता है ना दूसरा? हाँ। अब इसमें मैं एक चीज़ करूँगा यहाँ पे पहले इसको लोअर करूँगा, लोअर। अब ये मैंने क्यों किया? मान लो यार उसने ए ई ओ यू आई की जगह अगर कैपिटल दे दिया तो हमारा ये प्रोग्राम उसको मैच नहीं करेगा क्योंकि पाइथन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ही उसको जो वेरिएबल आ रहा है, जिस वेरिएबल में वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को मैं लोअर कर लूँगा। मैंने उस वैल्यू को लोअर कर लिया और यहाँ पर लोअर मैच कर दिया। तो देखो अब पहले तो मैं इसको रन करता हूँ और मैंने इसको ई लिखा, ये आ गया मेरा आउटपुट वॉइड। तो यार इफ एल्स से काम तो चल रहा है हमारा, तो हम क्यों पढ़ें ये? अब देखो अगर मुझे यहाँ पे ये तो 2 है, अभी मुझे 3 और डिफाइन करने हैं। तो उसके लिए मुझे इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके यहाँ तक देखो, अगर मैं इसको रफ लिखूँगा ना तो यहाँ तक आएगा ये और यहाँ तक आने की बात भी नहीं है, फॉर्मेट लंबा हो रहा है और ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसको मैच केस से लिखूँ, तो देखो
ये कितनी आसानी से लिख जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने लोअर करा हुआ है, या इसको रहने देते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक। अब देखो, यहाँ पर कितनी आसानी से ये सारा काम हो जाएगा। मुझे 5 वेरिएबल 5 स्ट्रिंग्स से चेक कराना है, तो यहाँ पर मैंने पाँचों स्ट्रिंग लिख दी, इससे सेपरेट करके, और ये मुझे दे देगा प्रिंट वोबेल। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो ये आ गया। मैं इसमें ए लिखूँ वोबेल, यू लिखूँ वोबेल, कैपिटल ई लिख दूँ तो भी वोबेल, क्योंकि मैंने उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया है। और उसके बाद अगर मैं एक खुराफात करूँ, टी लिखूँ तो ये आ गया कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम काम कर रहा है, और ये काम करेगा भी, क्योंकि ये मैच केस का फॉर्मेट है और ये अलाउ करता है हम इस तरीके से इससे सेपरेट करके अपनी स्ट्रिंग्स को लिख सकते हैं जिससे हमें मैच कराना है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण मैं बोलूँगा कि यार यहाँ पर अगर मुझे लिखना है तो मुझे हर बार वेरिएबल से चेक कराना पड़ेगा, इक्वल इक्वल ए, इक्वल इक्वल ई, इक्वल इक्वल यू। और यहाँ पर सिंपली मैंने सारे वेरिएबल्स, सारी स्ट्रिंग्स लिखी, सॉरी सारी स्ट्रिंग्स मैंने लिखी और उनको सेपरेट कर दिया इससे, ठीक है। तो ये मेरा काम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कारण मैं बोलूँगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट इन केसेस में जहाँ पर हमें इक्वल इक्वल टू चेक कराना होता है, हमारा प्रिंट आउटपुट भी सेम है, तो वहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट को कुछ पीछे रख दिया जाता है और मैच केस को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। बट यार अगेन, हर चीज़ की कुछ एक लिमिटेशन होती है, इसकी भी है। और क्या लिमिटेशन है? अब आप कहोगे कि मतलब पहले तो मना कर रहा है, उसके बाद यूज़ करने के लिए बोल भी रहा है। देखो, हम मैच केस में भी कई बार इफ का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैच केस जो है ना, ये केवल इक्वल इक्वल टू चेक करा सकता है। बट अगर हमें कभी ज़रूरत है कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू चेक कराना है, तो वो मैच केस नहीं करा पाएगा। उसके लिए हम मैच में इफ का यूज़ करेंगे। तो लिमिटेशन तो है यार, मतलब लेकिन ईज़ भी है कुछ केसेज़ में। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ मैं इसको कॉपी करूँगा, इस वाले कोड, और इसको यहाँ पे रन करके आपको दिखाऊँगा। देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन यहाँ मैं एक यूज़र इनपुट ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ यूज़र से कि वो अपने मार्क्स एंटर करे। अब अगर 100 आता है तो परफेक्ट स्कोर। बट अगर मैं चाहता हूँ कि यार 100 आए तो परफेक्ट स्कोर मैंने दे दिया, ठीक है, यू आर परफेक्ट, बढ़िया, 100 आए तुम्हारे, बहुत बढ़िया। अगर मैं चाहता हूँ कि 99 से लेके 40 तक या 75 तक, मतलब कोई एक रेंज में कोई एक आउटपुट आए, दूसरी रेंज में कोई एक आउटपुट आए, फिर रेसिडुअल केस में कोई एक आउटपुट आए। तो रेसिडुअल केस का तो हमको समझ में आता है कि हम यहाँ लिख देंगे केस डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर ये मुझे डिफ़ॉल्ट केस के लिए वैल्यू दे देगा प्रिंट करके, ठीक है। बट क्या है उस केस के लिए जब मैं कह रहा हूँ कि 99 से लेके 40 तक मैं चाहता हूँ कि एक आउटपुट आए, लेट्स सपोज़ पास। तो उस केस में मैं यहाँ पर ये इफ स्टेटमेंट लगा दूंगा मैच के अंदर, ठीक है। और इफ स्टेटमेंट जो यहाँ मैं लगा रहा हूँ इसको हम कहते हैं इफ गार्ड, जो गार्ड करेगा कि कुछ एक स्पेसिफिक रेंज में एक स्पेसिफिक वैल्यू का आउटपुट आए, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो, जहाँ पर मुझे अगर मैं एंटर करूँ 99, तो यहाँ मुझे आउटपुट आ रहा है पास। मतलब इसने कुछ रेंज को गार्ड कर दिया कि इस रेंज में ये वाला आउटपुट हमें प्रिंट ऊपर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि इसको एक इफ स्टेटमेंट लगा दिया और यहाँ मैं गार्ड कर रहा हूँ 99 से लेके 40 तक की वैल्यू को, क्योंकि 100 तो यहाँ कवर हो गया, ये बहुत बढ़िया यार, तुमने 100 लेकर आए, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन 99 से लेके 0 तो बचा। यहाँ मैंने एक गार्ड लगाया कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, मतलब 99 तो ऊपर अपर लिमिट है ही, 40 से ऊपर या उस तक हैं तो यहाँ पर ये रेंज को कवर करेगा और प्रिंट करेगा पास। उसके बाद अगर इसके अलावा कुछ है तो प्रिंट हो जाएगा फेक। अब मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ और लेट्स सपोज मैं यहाँ देता हूँ 99, तो यहाँ गया पास, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 41, अगेन पास। उसके बाद मैं अगर देता हूँ 39 तो ये आएगा फेल, ठीक है। मैं अगर देता हूँ इसमें 9 तो फेल। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब अगर इसमें ना मैं यहाँ पर ये भी लिखूँ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो भी मुझे सेम आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, मतलब मार्क्स नेगेटिव तो होंगे नहीं, तो इससे हमें उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर नेगेटिव एंटर करने की। तो यहाँ मैं अगर लिखूँ 9 तो फेल। एक बार और रन करूँ, मैंने 39 पे चेक करा था, देखो 39 तो फेल। 0 लिखूँगा तो भी फेल। तो ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। और ये यही आउटपुट दे रहा था जो मैंने आपको बताया, 39 से लेकर 0 की रेंज को ये अब पकड़ रहा है।
अभी एक बार और मैं रन करूँगा और अब की बार मैं इसमें दूंगा 99, क्योंकि यार कभी तो पास हो जाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मज़ा भी बहुत आया होगा। और अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको एक्सेस करो, यहाँ क्लिक करके इसको बुकमार्क करो, सेव करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।